वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HB सिंह अकेडमी पर, जहाँ पर आज हम बहुत दिनों के बाद एक फिज़िक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फिज़िक्स में आज हम लोग बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और स्टार्टिंग से हम लोग बिल्कुल जीरो से ही हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये फिज़िक्स। तो ये बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सबके समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको फिज़िक्स में। तो आज हम लोग प्रस्तावना यानी फिज़िक्स की प्रस्तावना जो है हमारी पहली 12th क्लास का जो चैप्टर है हमारा, क्या है चैप्टर है हमारा, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी कि जो वैद्युत आवेश है तथा उसका क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्थिर, और यहाँ पर इसमें जो इस चैप्टर के अंदर जो आवेश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थिर। कौन सा है? स्थिर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो बेटा क्या होता है, अगर वैद्युत की बात आती है तो वैद्युत दो प्रकार का होता है, यानी वैद्युत आवेश दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक होता है स्थिर वैद्युत आवेश और दूसरा होता है आपका चालन वैद्युत आवेश। तो जो स्थिर होता है उसमें हम लोग बिल्कुल एक जगह पे, जैसे मान लिया कोई एक चार्ज एक जगह पे रख दिया और उसकी प्रॉपर्टी यानी कि जहाँ पे रखा है उसके इधर उधर जो कुछ भी उसके बारे में हम सीखेंगे वो एक जगह स्थिर रखा होने के बाद उसका सीखेंगे, तो वो हमारा स्थिर वैद्युत में आता है। और जो हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश जाता है वो आवेश हमारा क्या कहलाता है? चालन वैद्युत आवेश कहलाता है। तो वो हम दूसरे चैप्टरों में सीखेंगे। ये पहला और दूसरा चैप्टर हमारा स्थिर के बारे में ही हमें जानकारी देगा, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत आवेश के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे कि पहले प्रस्तावना को आप समझें। प्रस्तावना बेटा क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा जब थोड़ा शुष्क मौसम होता है, जब सर्दियों का मौसम आता है, या फिर मतलब कि हम उस समय अपने वस्त्रों को उतारें। रात के समय आप अंधेरे में देखेंगे, आप वस्त्रों को उतारें और उन्हें थोड़ा छिटक के यानी कि थोड़ा हिला के रखेंगे, या फिर उन पे थोड़ा सा हल्का सा हाथ मारेंगे। जैसे कि हमारे स्वेटर हैं, स्वेटर वगैरह जो होते हैं इनको उतारें और इन पे जब आप लोग हाथ मारेंगे हल्का सा, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इनमें से हल्की सी चट चट की आवाज़ सुनाई देती है हम लोगों को, यानी कि आवाज़ सुनाई देती है और थोड़ी सी हल्का सा रोशनी जैसी दिखती है हमें, यानी कि चिंगारियाँ जैसी दिखती हैं। तो अंधेरा होने पर ही ये चीज़ें हमें सब दिखती हैं, यानी चिंगारियाँ वगैरह दिखाई देती हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो बस वगैरह हो इनकी सीट पर खिसकने के पश्चात, जब हम कोई बस है उस पर अगर खिसकें या फिर उनकी रॉड पकड़ें तो हमें उस पर थोड़ा सा कुछ झटका सा महसूस होता है, जो लगता है कि करंट सा लग रहा हो हल्का सा। या फिर कोई कार का दरवाज़ा खोलें तब भी हम देखते हैं कि हमें उसमें कुछ हल्का सा झटका जैसा महसूस होता है। और दूसरी चीज़, हमारा जो आकाश है, आसमान में जो बिजली गरजती है वहाँ पर जो गर्जन होती है और एक चमक होती है ये। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो टेलीविज़न होता है उसकी जो स्क्रीन होती है, जो हमारा फ़ोन होता है, जो टीवी होता है, हमारा जो टेलीविज़न होता है उसकी जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ये बहुत सारी घटनाएं जो भी होती हैं वो सब की सब हमें एक सोचने पे मजबूर कर देती हैं। और कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये सब का संबंध जो होता है आवेश से ही होता है। ये सब घटनाएं क्या होती है? आवेश से ही संबंधित होती हैं, इनके कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। तो ये सब क्या है? मूल कारण क्या है? वैद्युत आवेश। इनका सबका जो मूल कारण क्या है? वैद्युत आवेश। क्या देखा हमने? जैसे हमने शुष्क मौसम में स्वेटर वगैरह होते हैं उनको हम जब झाड़ते हैं या फिर अपने शरीर से उतार रहे होते हैं तो हमें उस समय चट चट की आवाज़ सुनाई देती है, हल्की फुल्की रोशनी भी मालूम होती है, चिंगारी जैसी मालूम होती है। या फिर हम किसी बस की सीट पर खिसकें, या फिर कोई किसी कार का हम दरवाज़ा खोलें तो हमें हल्का सा झटका जैसा महसूस होता है। या फिर आसमान में जो बिजली होती है वो चमकती है और उस पर गड़गड़ की आवाज़ भी आती है। ये ये भी हमारा आवेश का ही कारण है। दूसरा हमारे पास, जैसे कि देखा हमने, जो टेलीविज़न होता है उसकी जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। ये भी क्या है? एक वैद्युत
का ही कार्ड है, यानी मूल कार्ड क्या है, वैद्युत ही है, यानी कि मूल कार्ड जो है वैद्युत है, यानी वैद्युत के कार्ड ही ऐसा कुछ सब होता है। तो ये सब घटनाएं जो हम देखते हैं, ये सब घटनाएं किसके कार्ड होती हैं, वैद्युत की कार्ड होती हैं, यानी कि इनमें सबने कुछ ना कुछ तो आवेश का ही मतलब मान होता है। तो ये सब वैद्युत की कार्ड होती हैं। इन सब घटनाओं के बारे में ही हम आगे सीखेंगे, पूरा चैप्टर देखेंगे, इसी पे सब आधारित पूरा हमारा चैप्टर रहेगा। ये कैसे घटना होती है, क्यों होती है, क्या कारण है इनका घटनाओं का होने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोग वैद्युत आवेश की बात करें, बेटा हम लोग वैद्युत आवेश की जो बात करें तो इसका प्रादुर्भाव देखा जाए तो ये बहुत ही पुराना माना जाता है, यानी कि इस पे बहुत पहले खोज हुई थी। जो हमारे ईसा मसीह थे, आपने ईसा मसीह का नाम सुना होगा, जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से लगभग 600 वर्ष पूर्व, यानी कि उनके जन्म के लगभग 600 वर्ष पूर्व ग्रीक के एक दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था थैल्स, यानी ग्रीक के दार्शनिक हुआ करते थे, इनका नाम थैल्स था। इन्होंने एक प्रयोग किया था, इन्होंने एक प्रयोग किया था। वो क्या किया था, एक अंबर नाम का कोई पदार्थ लिया, क्या लिया, एक कोई अंबर नाम का पदार्थ लिया और उसको फलालैन, यानी अंबर नाम का कोई भी इन्होंने बेटा पदार्थ लिया और उन्होंने किसके साथ में बेटा, फलालैन, ये फलालैन है, इसके साथ में रगड़ा, या फिर ऊनी, यानी ऊनी कपड़ों से रगड़ा, या फिर ऊनी कपड़ों से, यानी इन चीज़ों से इन्होंने रगड़ा। और रगड़ने के बाद में तो उसमें कागज कार्क, यानी कि जब इन दोनों को, यानी कि उन्होंने क्या काम किया, जो हमारे दार्शनिक थे कौन, थेल्स बेटा, थेल्स ने अंबर नाम का कोई पदार्थ लिया तथा एक कोई फलालैन नाम का पदार्थ लिया। इन दोनों को क्या किया, आपस में रगड़ा, किससे, यानी कि इन दोनों को रगड़ा किससे, ऊनी कपड़ों से, यानी कि ऊनी कपड़ों से रगड़ा किसको, या तो अंबर नाम का पदार्थ लिया या फलालैन नाम का पदार्थ, इन दोनों पदार्थों को लिया। इनमें से एक एक को रगड़ रगड़ इन्होंने देखा किससे, ऊनी कपड़ों से या फिर इन्होंने फलालैन से ही। तो ये जो चीज़ें जब इनको देखा तो इसमें गुण आ गया बेटा, क्या आ गया, इन्होंने देखा कि ये जो अंबर नाम का पदार्थ है वो क्या करता है कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर, तिनकों को, धूल के कणों को, पंखों को तथा हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींच ले रहा, अपने में चिपका ले रहा है, यानी अपने में आकर्षित कर ले रहा, अपनी ओर आकर्षित करता है। नहीं, आकर्षित करने का मतलब क्या है, वो अपने में चिपका ले रहा है, अपने में अपनी ओर खींच ले रहा है। यानी कि जो हमारा अंबर नाम का पदार्थ है वो जब फलालैन से या ऊन से रगड़ा जाता है तो वो क्या काम करता है, वो अपनी ओर कागज के छोटे छोटे टुकड़े हों या फिर कोई धूल के कण हों या फिर कोई पंख हों, इन सबको छोटी छोटी वस्तुएं हों हल्की सी, उनको सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये गुण उसके अंदर आ जाता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उसके अंदर आ जाता है। ये खोज किसने की थी, मतलब कि हमारे जो ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक जो थे थेल्स थे, उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया। क्या पता लगाया कि जब अंबर नाम के पदार्थ को फलालैन से या ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है तो अंबर नाम का पदार्थ जो होता है वो अपनी ओर कुछ छोटे छोटे कागज के तिनके टुकड़े कुछ भी होते हैं उनको अपनी ओर खींच लेता है। तो ये उसके अंदर गुण आ जाता है, आकर्षित करने का उसके अंदर एक गुण आ जाता है। ये किसने, थेल्स दार्शनिक ने लगभग ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व ये बात का पता लगाया था। लेकिन फिर इसके बाद काफ़ी समय तक, यानी कि थेल्स की इस खोज के लगभग 2000 वर्षों तक इस पर कोई भी प्रगति नहीं हुई। यानी कि जब इन्होंने ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व इस चीज़ का पता लगा लिया था, फिर उसके बाद में लगभग 2000 वर्षों तक इस पर कोई रिसर्च या कोई भी बात नहीं करी गई, लगभग 2000 वर्षों तक। जैसे ही 2000 वर्षों के बाद एक वैज्ञानिक और आए, 2000 वर्षों, लगभग 2000 वर्षों के बाद एक वैज्ञानिक और आए जो लगभग 1600 ईस्वी में, जो लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलवर्ट, यानी कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, डॉक्टर गिलवर्ट था।
इनने क्या किया, इस जो पदार्थ को इन्होंने ये और दूसरी खोज कर दी। क्या खोज की कि ये पता लगाया क्या ऐसा अंबर नाम के पदार्थ के साथ ही होता है या फिर किसी और के साथ भी होता है। इस चीज़ पे उन्होंने रिसर्च की। तो इन सब को रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि अंबर नाम के पदार्थ पर ही ये रिसर्च नहीं होती, ये नियम लागू नहीं होती। कई अन्य पदार्थ भी ऐसे हैं जो एक दूसरे पदार्थ से उपयुक्त तरीके से अगर रगड़े जाएं तो वो भी इस गुण को अपने में ले लेते हैं। उन्होंने जब उन्हें दूसरे उपयुक्त पदार्थों के साथ रगड़ा जाता है तो उनमें भी अंबर की भांति हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे अंबर को ग्रीक भाषा में, ये जो अंबर नाम का पदार्थ है इसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी कि ग्रीक अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अतः वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। यानी कि कहा जाए तो जो डॉक्टर गिलवर्ट थे इन्होंने लगभग 1600 ईस्वी में इन्होंने ये सिद्ध कर दिया, इन्होंने ये ज्ञात कर दिया कि केवल ये गुण अंबर नाम के पदार्थ में ही नहीं आता है, बल्कि कई अन्य पदार्थ भी हैं जिनको एक क्रम से एक सही ढंग से रगड़ा जाए तो उन पर भी आवेश आ जाता है और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यानी आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये चीज़ लगभग 1600 ईस्वी में किसने बताई थी, डॉक्टर गिलवर्ट ने बता दी थी। कहा जाता है जो अंबर है ये अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों को अपनी ओर, यानी कि वह ऊर्जा जो अंबर या कोई और पदार्थ हो, यानी चाहे अंबर हो चाहे कोई और पदार्थ हो, जिस पर अपनी ओर आकर्षित करने का, यानी कि छोटे छोटे तिनकों तथा कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का जिस पर ये गुण आता है, इस गुण को हम लोग बेटा इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से निकल के आई है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हिंदी रूपांतरण जो होता है वो होता है वैद्युतिकी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युतिकी। अभी हमने देखा था ये शुरू कहाँ से हुआ कि जो हमारे वैज्ञानिक थेल्स थे, ग्रीक के जो दार्शनिक थे थेल्स के, उन्होंने अंबर नाम के पदार्थ को फलालेन तथा उन्हीं कपड़ों से रगड़ के देखा कि अंबर नाम के जो पदार्थ है उस पर कुछ ना कुछ अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है कणों को। जो अंबर नाम का पदार्थ था, वहीं डॉक्टर गिलवर्ट जब आए उन्होंने पता लगा लिया कि ये गुण केवल अंबर नाम के पदार्थ पर ही नहीं आता है, ये अन्य कई पदार्थों पर भी ये गुण आ जाता है। और इन्होंने ये देखा कि ये जो अंबर नाम का पदार्थ है, इस अंबर नाम के पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ये यानी कि अंबर से ही स्टार्ट हुआ है। ये सबसे पहले अंबर नाम के पदार्थ पे इसकी खोज की गई, उसके बाद में वहीं से उसी से ये अंबर से ही इलेक्ट्रॉन निकल के आया और इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी निकल के आया। और इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण जो है वैद्युतिकी। तो हम लोग वैद्युतिकी इसीलिए इसको कहते हैं, जो विद्युत बोलते हैं वैद्युतिकी बोलते हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम वैद्युतिकी कहते हैं, विद्युत देते हैं। तो यहाँ से इसका नाम वैद्युतिकी पड़ा बेटा। कहाँ से पड़ा, सबसे पहले अंबर नाम का पदार्थ किसने मतलब कि ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने देखा था, अंबर नाम के पदार्थ पे ये किया गया था। तो सबसे सूक्ष्म जो सबसे पहला जो रिसर्च हुआ वो हमारा अंबर नाम के पदार्थ पे हुआ था। किसके बारे में, आकर्षित करने, विद्युत की शुरुआत होने के लिए। जब वो अंबर नाम के पदार्थ पे हुआ था तो वही अंबर नाम के पदार्थ का ही नाम जो है ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और जिस पदार्थ में अपनी ओर आकर्षित करने का, यानी आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उस गुण को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण जो होता है वैद्युतिकी होता है। तो हम लोग यहाँ से वैद्युतिकी की बात करते हैं। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर वस्तुएं वैद्युतमय अथवा आवेशित कहलाती है। यानी कि ये जो गुण जिसके ऊपर, जिस भी वस्तु के ऊपर आ जाता है वो वस्तु कैसी कहलाती है, आवेशित कहलाती है। अतः इसे, अब दूसरी चीज़ है कि परस्पर रगड़ने पर, यानी कि ये जो गुण आता है ये बेटा जब ही आता है जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से जब रगड़ते हैं
तब ये गुण उत्पन्न हो जाता है कणों को, अपने अपने तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का। जैसे हम लोग देखें तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, कांच की छड़ को जब हम लोग रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे कुछ आवेश आ जाता है। जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तब एबोनाइट की छड़ पर भी आवेश आ जाता है। तो हमने कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, या फिर हम अंबर को फलालेन से या फिर हम ऊनी कपड़ों से रगड़ें अगर अंबर को, अंबर नाम के पदार्थ को, तो भी हमारा अंबर पदार्थ जो होता है, अंबर नाम का पदार्थ जो होता है वो भी आवेशित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो गुण उत्पन्न हो रहा है वो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ने के उपरांत ही ये उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम इसको घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं, यानी कि घर्षण वैद्युतिकी नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं बेटा, ठीक है। और कहते हैं यह वैद्युतिकी वस्तुओं पर स्थिर रहती है, यानी कि ये जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है जो वैद्युत, वो हमारी वैद्युतिकी क्या रहती है, स्थिर रहती है, वस्तुओं पर क्या रहती है, स्थिर रहती है। अतः इसे स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं, यानी कि ये जो गुण होता है जिसपे भी आ जाता है वो आवेश स्थिर रह जाता है। जिस भी वस्तु में अब अंबर नाम के पदार्थ पर आवेश आ गया तो उस पर आवेश वो क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो चलेगा नहीं, वहीं फिक्स हो जाएगा। या फिर कांच की छड़ पर आ गया तो वो भी स्थिर हो जाएगा, या फिर आपका एबोनाइट की छड़ पर आ गया तो वो भी आवेश आपका क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जानते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से बेटा जानते हैं। आई होप आप लोग इतना क्लियर हो पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम इसकी बिल्कुल डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है बेटा कि ये पूछे कि स्थिर वैद्युत विज्ञान क्या है या स्थिर वैद्युतिकी क्या है, आपसे केवल स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा पूछे तो आप ये परिभाषा एक लिखेंगे सीक्वेंस से बढ़िया तरीके से, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा क्या होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों द्वारा, कैसे आवेशों द्वारा बेटा, स्थिर आवेशों द्वारा, किसके बारे में, आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है, बल, यानी कि आवेश क्या होता है, बल भी लगाता है, और वो क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और वो विभव में अंतर, यानी कि उसका विभव भी कुछ होता है, यानी उसका विभव भी होता है, इन सब का अध्ययन करते हैं, वो हमारी विज्ञान कहलाती, स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या बताया बेटा हमने, बताया भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों द्वारा, कैसे आवेशों द्वारा, स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये आपको स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा है बेटा, ये यहाँ से ये इतनी, ये आपकी स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा है। नेक्स्ट आता है कि आपसे, या फिर कहते हैं कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, यानी अगर आवेश की परिभाषा पूछता है, केवल आवेश की परिभाषा आपको लिखनी है तो आप कहोगे वैद्युत आवेश द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य का मतलब यहाँ पर बेटा है पदार्थ, आपका द्रव्य मतलब पदार्थ, यानी कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। आप ऐसे भी कह सकते हो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर ले, करने का या अनुभव करे या करने का गुण उत्पन्न कर ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। जो गुण आता है उसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु या किसी पदार्थ पर
यानी किसी वैद्युत आवेश, किसी वस्तु या किसी पदार्थ को रगड़ने के उपरांत वो वस्तु दूसरी वस्तु या छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का या उसको प्रतिकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। या फिर आप सीधी सीधी ये भाषा, आपकी साइंस की जो भाषा है, आपकी बुक की भाषा है, उसको लिख सकते हैं, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, कैसा, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। समझ पाए आप लोग वैद्युत आवेश क्या है? यानी कि अभी हमने एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, कैसा प्रभाव, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसका अनुभव करता है, या उसका अनुभव करे या वो उत्पन्न करे, क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत आवेश कहलाता है। आप लोग समझ पाए होंगे बेटा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है वैद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं, यानी वैद्युत आवेश जो होता है बेटा कितने प्रकार का होता है, ये चीज़ आपको पता करनी है। तो वैद्युत आवेश की हम लोग बात करें तो देखो, वैद्युत आवेश जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है बेटा। कितनी प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब कैसे कैसे ये चीज़ का पता किया गया, जैसे कि इन्होंने एक चीज़ का पता लगाया कि सबसे पहले एक कांच की छड़ ली इन्होंने और रेशम से रगड़ा बेटा। क्या किया, एक कांच की छड़ को लिया और रेशम से रगड़ा, या फिर अंबर को ऊन से, या फिर एवोनाइट यानी कि जो आबनूस की छड़ है, या एवोनाइट को बिल्ली की खाल से, किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ा, या रबड़ को ऊन से या प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो ये सभी वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं बेटा। क्या हो जाती, आवेशित हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम कांच को, आपने कुछ प्रैक्टिकल देखे होंगे, क्या देखा होगा, जब हम लोग, हमारे वाल सूखे हों और उन सूखे वालों में जब हम कंघी डालने के बाद में फिर आप कंघी को, उसको आप फिर वालों के पास में ले जाएं, तो आप देखेंगे वाल ऊपर की ओर उठेंगे, बाल क्या होंगे, ऊपर की ओर उठेंगे, कंघी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो जब सूखे बालों में हम लोग कंघी डालते हैं तो बाल कैसे हो जाते हैं, हमारे आवेशित हो जाते हैं, कंघी भी आवेशित हो जाती है। तो वही हमने देखा, जब कांच की एक छड़ लो और उसको रेशम से रगड़ो, तो कांच की छड़ क्या होती है, आवेशित हो जाती है। वहीं जो अंबर होता है, अंबर को जब हम ऊन से रगड़ें तो अंबर भी क्या हो जाती है, हमारी आवेशित हो। तो इस प्रकार ये जो रगड़ते हैं, और एवोनाइट जो होती है हमारी आबनूस होती है, ये लकड़ी होती है, इस लकड़ी को जब हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो ये एवोनाइट की छड़ भी, ये भी हमारी आवेशित हो जाती है। वहीं हम लोग जो रबड़ होता है, रबड़ को ऊन से रगड़ें तो रबड़ भी आवेशित हो जाती है, और प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों में रगड़ते हैं तो ये भी आवेशित हो जाती है। ये सब क्या है, आवेश के कारण ही हो जाती हैं। ये सभी वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हों। तो इसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो आवेश को 2 प्रकार से कैसे डिफाइन करेंगे। आप एक काम करेंगे, जब 1-2 छड़ें लें, रॉडें लें, किस किस की, दोनों रॉडें जो लें आप कांच की लें, किसकी लें, कांच की लें। इन दोनों रॉडों को अलग अलग रेशम से रगड़ें और इनको एक रस्सी के धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें। तो आप देखेंगे कि ये दोनों की दोनों जो छड़ें होंगी वो एक दूसरे की ओर हटाएंगी, यानी कि ये प्रतिकर्षित करेंगी, यानी कि एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होंगी, ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर की ओर हटेंगी। वहीं अगर हम दूसरी 2 छड़ें हम लोग एवोनाइट की लें, यानी कि 2 छड़ें हम लोग आबनूस की लें और उनको बिल्ली की खाल से रगड़ें बेटा, किससे रगड़ें, बिल्ली की खाल से रगड़ें, और दोनों एवोनाइट की जो छड़ें हैं उन दोनों आबनूस की छड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, और उनको भी हम फिर देखेंगे तो वो दोनों छड़ें, वो भी दोनों एक दूसरे से दूर की ओर हटेंगी, यानी वो भी क्या करेंगी, प्रतिकर्षण करेंगी, यानी प्रतिकर्षित हो जाएंगी। तो ये तो प्रैक्टिकल करेंगे। फिर वहीं आप क्या काम करेंगे, एक आप लें कांच की छड़ को और उसको रेशम से रगड़ें, तथा दूसरी लें
आप एवोनाइट की छड़ को उसको आप बिल्ली की खाल से रगड़ें। जब इन दोनों को आप पास लाएंगे, जब इन दोनों को पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर आएंगी। क्या होंगी? ये दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर आएंगी तो इनमें क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। तो हम यहाँ से बेटा एक चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारी यहाँ से इस डायग्राम से देखें आप लोग, ये डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पर बेटा, क्या देखेंगे आप लोग? हमने देखा था, हमने बताया कि जब एक कांच की छड़ होती है, यानी दो कांच की छड़, आपके पास ये दोनों कांच की छड़ है बेटा, देखो एक ये कांच की छड़ है और दूसरी ये कांच की छड़। इन दोनों की कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा। किससे? रेशम के साथ रगड़ा है बेटा। जब इन रेशम के साथ रगड़ेंगे और यहाँ ये डोरियों के द्वारा हमने स्वतंत्रता, ये डोरियों के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक इन्हें लटका दिया है और देखा, जैसे ही इनके मध्य देखा हमने तो ये दोनों की दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लग गई, यानी कि ये क्या करने लग गई? एक दूसरे को दूर की ओर हटाने लग गई बेटा। देखो ये इधर को भाग रही है और ये वाली जो है वो इधर के लिए भाग रही है, यानी ये वाली इधर को और ये वाली इधर, यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर की ओर भाग रही हैं। तो ये दोनों के मध्य क्या हो रहा है बेटा? प्रतिकर्षण हो रहा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जब ये इनके दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है और वहीं दूसरी दो रॉडें ली, एक रॉड ये वाली ली इन्होंने एबोनाइट की और एक दूसरी रॉड भी इन्होंने एबोनाइट की ही ली। इन दोनों को किससे लिया? इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा। किससे रगड़ा बेटा? बिल्ली की खाल से रगड़ा इनको। और जब बिल्ली की खाल से रगड़ा और स्वतंत्रता पूर्वक जब इन्हें लटका दिया तो फिर यहाँ भी इन्होंने देखा, क्या देखा भाई बेटा? कि ये भी दोनों एक दूसरे को दूर की ओर हटाने लग गए। यानी तो यहाँ से भी वही चीज़ है आपकी प्रतिकर्षण, यानी कि यहाँ पर आपने देखा था, जब हम लोग देख रहे थे कांच की छड़ होती थी उसको हम लोग बेटा रेशम से रगड़ते थे। किससे? रेशम से रगड़ते थे। तो याद रखना है आपको, पहले कांच की छड़ को जिसको रगड़ा आपने, ये वाली, और दूसरी कांच की छड़ को, दोनों को हम रेशम से रगड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों छड़ों पे सेम सेम आवेश आ रहा होगा, एक जैसा आवेश आ रहा होगा। वहीं हम जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से तथा दूसरी एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इन पे भी सेम सेम आवेश आ रहा होगा, यानी कि एक ही जैसी पदार्थों को एक ही जैसी चीज़ से रगड़ रहे हैं तो दोनों पदार्थों पे सेम आवेश आएगा। सॉरी। तो इसका मतलब यहाँ से ये डिफाइन हो गया कि जब आवेश समान हो, जब किसी पदार्थ पे दो पदार्थ हों और उन पे आवेश समान हो तो उनको पास पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को दूर की ओर हटा देते हैं बेटा। ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो गई। वहीं इसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ भी देखा कि एबोनाइट की छड़ भी दोनों सेम सेम आवेश था, तो इन पे भी जब सेम सेम आवेश आ रहा था तो सेम आवेश जब पास में आ रहा था तो ये क्या हो रहे थे? दूर की ओर हट रही थी, पास मिल नहीं रही थी, इनके अंदर प्रतिकर्षण हो रहा था। तो कहने का मतलब है एक तरह का वो आवेश जो समान होता है, जो एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। हम देखेंगे कांच की छड़ होती है उसको जब रेशम से रगड़ा जाता है तो वो धनावेशित हो जाती है, तथा एवोनाइट की जो छड़ होती है उसको जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो वो ऋण आवेशित होती है। तो दोनों ऋण आवेशित छड़ें दोनों पास में आएंगी तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। जब दोनों धनावेशित और धनावेशित दोनों ही धनावेशित छड़ें होंगी तब भी वो जब पास आएंगी तब भी उनमें क्या होगा? अपना प्रतिकर्षण ही होगा। वहीं इन्होंने फिर दूसरा एक तरीका आजमाया, एक दूसरा प्रैक्टिकल करके देखा। उसमें बेटा क्या किया इन्होंने? एक छड़ ली इन्होंने कांच की जिसको रेशम से रगड़ा था, दूसरी छड़ ली इन्होंने एवोनाइट की उसको रेशम से रगड़ा, सॉरी बिल्ली की खाल से रगड़ा। यानी कि पहली जो आपकी कांच की छड़ थी उसको रेशम से रगड़ा और दूसरी जो छड़ थी उसको इन्होंने यानी कि इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, दूसरी एबोनाइट की छड़ थी। अब एक कांच की छड़ है और दूसरी एबोनाइट की छड़ है, तो अभी इन पे देखा गया कि अभी इन दोनों छड़ों को जब पास में लाया गया तो इन दोनों के मध्य हुआ बेटा आकर्षण। ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुई, एक दूसरे से चिपकने की कोशिश की इन्होंने। तो इनके बीच में जब ये आकर्षण हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब इनमें देखा गया कि बेटा जो हमने बिल्ली की खाल से, सॉरी एबोनाइट, हाँ बिल्ली की खाल से जो एबोनाइट की छड़ को रगड़ा था तो जो एबोनाइट की छड़ पे आया होगा आवेश वो एक आवेश होगा। दूसरा जो हमने कांच की छड़ को रगड़ा रेशम से तो उस पे एक आवेश आया होगा। तो देखा गया कि दोनों पे आवेश अलग अलग आया होगा और जब ये अलग अलग आवेश आता है तो ये दोनों आवेश क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, आकर्षित
कर रहे हैं। तो ये यहाँ से इन्होंने सिद्ध कर लिया। क्या देखा, दो प्रकार के आवेश आए, कि दो प्रकार के ऐसे आवेश आए कि एक आवेश वो होता है जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तथा दूसरा आवेश एक ऐसा होता है जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो इन्होंने इस प्रकार आकर्षित करने वाला आवेश जो था वो देखा कि दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जो समान प्रकार के आवेश होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ से दो आवेश निकले। एक आवेश वो जिनके मध्य में आकर्षण हो रहा है, तो वहां पर दो आवेश दो तरह का, और दूसरा जो गुण है वो हो रहा है प्रतिकर्षण आवेश। यानी प्रतिकर्षण वहां होगा जो समान आवेश होंगे, जो समान आवेश होंगे वहां होगा प्रतिकर्षण, और जहां जो आवेश विपरीत प्रकार के होंगे वहां होगा आपका वहां होगा आकर्षण। यानी विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होगा बेटा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये चीज़ें यहाँ तक सिद्ध हो गई, यानी कि भाई एक कांच जो कि छड़ को रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न होता है, तथा दूसरा जो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उत्पन्न होता है। देखो क्या हुआ, सन 1750 में 1600 में ये बात चली, हो रही थी ये बात। इसके बाद 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक, एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। क्या था? फ्रैंकलिन था। इनने इन आवेशों को क्रमशः दो नाम दिए, यानी दोनों नाम दिए। यानी कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने आवेशों का नामकरण किया। यानी एक आवेश का नाम धन आवेश, एक का नाम धन आवेश दिया तथा दूसरे का नाम इन्होंने ऋण आवेश दिया। यानी कि चार्ज जो आवेश था, आवेश का नाम क्या क्या दिया, एक का नाम इन्होंने धन आवेश दिया तथा दूसरे का नाम इन्होंने ऋण आवेश दिया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज बेटा। क्या नाम? पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ये दोनों के नाम दिए इन्होंने, और ये नाम स्पष्ट कर दिए। इन्होंने बता दिया कि एक जो आवेश है वो धन आवेश तथा दूसरा प्रकार का जो आवेश है वो ऋण आवेश है। अब यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि जब दो धन आवेशों को धन आवेशों को पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। यदि हम दो ऋण आवेशों को भी पास लाते हैं तब भी प्रतिकर्षण होता है। यदि एक धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश दोनों को पास लाते हैं तो इन दोनों में आकर्षण होता है। तो इसका मतलब एक चार्ज हमारे पास आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश, तथा दूसरा चार्ज आ गया आपके पास ऋण आवेश, जिसे निगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो बेटा यहाँ से एक चीज़, ये चीज़ जो क्लियर हुई, हमने बताया अभी कि जब समान आवेशों को पास लाया जाता है तो होता है प्रतिकर्षण, जिन्हें हम लोग सजाती, यानी एक जैसे आवेशों को हम, जैसे प्लस प्लस का आवेश है, प्लस प्लस है तो सजातीय आवेश, या माइनस माइनस है तो सजातीय आवेश, यानी एक जैसे समान आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं, तथा विपरीत प्रकार के आवेश, जैसे एक प्लस है दूसरा माइनस है, या एक धन है दूसरा ऋण है, तो ये विजातीय आवेश कहलाते हैं। जब सजातीय आवेश होते हैं तो उनके मध्य क्या होता है बेटा, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या होता है कि बेटा हमको कैसे पता चलता है कि कौन सी वस्तु पर, यानी कि दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो उसके बाद में कैसे पता चलेगा कि उन दोनों वस्तुओं को रगड़ने के बाद कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋण आवेशित होगी। तो इसके लिए आपके जो चैप्टर में, यानी आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें दी हैं, उनके बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है बेटा। क्या है कि ये आप एक नंबरिंग याद कर लो, ये जो नंबरिंग है इसको, सीक्वेंस को याद कर लो। क्या ये नंबरिंग है, ये इसको नंबरिंग को याद कर लो। ये क्या है बेटा, देखो आप लोग ये जो जितने भी नंबर हैं इनको याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन से पदार्थ में कौन सा आवेश आएगा। जैसे इसका मतलब ये हो गया, जो पदार्थ आप अपने से नीचे वाले पे, अगर किसी एक पदार्थ को अपने से नीचे वाले नंबर पे, इस टेबल को इस टाइप से आप मान के चलो कि एक नंबर आपका सबसे ऊपर है, एक नंबर आपका सबसे ऊपर है और बाकी सब नीचे हैं। यानी कि जैसे बिल्ली की खाल सबसे ऊपर, उसके नीचे फलालेन, उसके नीचे कांच, उसके नीचे रुई, उसके नीचे रेशम, उसके नीचे लकड़ी, उसके नीचे धातुएं, उसके नीचे रबड़, उसके नीचे रेजिन, और उसके नीचे अंबर, गंधक, एवोनाइट, और इसे आबनूस बोलते हैं। इस टाइप से आप टेबल को मान सकते हो कि सबसे ऊपर क्या है, हमारी बिल्ली की खाल। अब इससे क्या होगा बेटा, यहाँ से आपको ये समझना है
कि जो ऊपर सबसे जो भी वस्तु या जो भी पदार्थ सबसे ऊपर है, उस पदार्थ को जब आप अपने से नीचे वाले के साथ रगड़ोगे, अब उस पदार्थ के नीचे वाले पदार्थ से रगड़ा जाएगा, तो जो नीचे वाला पदार्थ होगा उस पर ऋण आवेश आएगा, और जो ऊपर वाला पदार्थ होगा बेटा उस पर धन आवेश आएगा। अगर अपने से ऊपर वाले से रगड़ा, अगर अपने से ऊपर वाले से रगड़ना है तो क्या होगा, वो ऋण आवेश होता है। यानी कि कहने का मतलब जो भी पदार्थ आपको रगड़ना है, वो पदार्थ अगर अपने से नीचे वाले से रगड़ोगे तो वो धनावेशित हो जाएगा। यदि अपने से ऊपर वाले से रगड़ोगे, उस पदार्थ से ऊपर वाले से रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऋण आवेशित हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें बेटा कांच की, ये जो कांच है, इस कांच को यदि हम रुई के साथ रगड़ें, यदि कांच को हम रुई के साथ रगड़ें तो कांच पर धनावेश आएगा, या फिर रेशम के साथ रगड़ें तब भी कांच पर धनावेश आएगा, या लकड़ी के साथ रगड़ें तब भी कांच पर धनावेश आएगा, या फिर किसी धातु के साथ रगड़ें कांच को तब भी धनावेश आएगा, या रबड़ के साथ रगड़ें तब भी धनावेश आएगा। यदि हम कांच को फला लेंस से रगड़ें, किससे, कांच को फला लेंस से रगड़ें तो कांच पे ऋण आवेश आएगा बेटा, क्योंकि कांच से ऊपर है फला लेंस। और यदि कांच को हम बिल्ली की खाल से रगड़ें तब भी हमारे पास कांच पर क्या आएगा बेटा, ऋण आवेश आएगा। क्या आएगा हमारा, कांच पर ऋण आवेश आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे हमने प्रैक्टिकल भी देखा था, कांच को रेशम से रगड़ा था तो कांच पे हमारा कैसा आवेश आ रहा था, रेशम से रगड़ने पर कांच पर कैसा आवेश आ रहा था बेटा, धन आवेश आ रहा था। वहीं हमने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, जब बिल्ली की खाल से एबोनाइट को रगड़ा था तो एबोनाइट पे कैसा आवेश आ रहा था, ऋण आवेश आ रहा, क्योंकि एबोनाइट की छड़ नीचे है, बिल्ली की खाल ऊपर है, तो बिल्ली की खाल धनावेशित होगी तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है हमारी। और वहीं कांच जो होता है, कांच हमारा ऊपर है रेशम से, तो कांच पे हमारा कैसा आएगा, धनावेश आ जाएगा। तो वहाँ पर हमारा कांच जो था वो रेशम की तुलना में धनावेशित था। तो आपको ये टेबल याद कर लेनी है और इसी से पता चल जाएगा आपको याद करके कि कौन सी वस्तु, यानी अपने से नीचे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को यदि अपने से नीचे वाली से रगड़ेंगे आप तो वो वस्तु धनावेशित होगी, यदि अपने से ऊपर वाले से रगड़ेंगे तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ये इसका नियम होता है एक, आपको ये टेबल याद कर लेनी है इस क्रम को। हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारा बेटा, क्या होता है कि अगर आवेश की वास्तविकता की वैद्युत जांच यानी कि करें, यानी कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, उस पर कोई आवेश है या नहीं, किसी वस्तु को आवेशित, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, अगर बेटा इसकी हम जांच करें तो इसके लिए केवल हम लोग प्रतिकर्षण के द्वारा ही जांच कर सकते हैं, ना कि आकर्षण के द्वारा। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग किसी भी चीज़ की जांच कर रहे होते हैं तो यहाँ पर केवल प्रतिकर्षण अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो वस्तु जो दूसरी थी वो हमारी कैसी थी, आवेशित थी। जैसे हमारे पास कोई भी एक वस्तु रखी है और उस वस्तु को हमें ये पता करना है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं है, तो हम क्या काम करें, इसके पास यदि हम कोई वस्तु आवेशित वस्तु अगर हम उसके पास ले जाएं, कि दूसरी आवेशित वस्तु अगर उसके पास हम ले जाएं और वो वस्तु क्या करे, अपनी ओर आकर्षित कर ले, क्या कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो आकर्षित वस्तु बेटा कब कर सकती है, वो जब आकर्षित करती है जब कोई भी वस्तु ऐसी ही बिल्कुल, यदि कोई वस्तु ऐसे ही रखी है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या होगा, जो हम चार्ज वाली अपनी वस्तु ले जाएंगे उस पे से इलेक्ट्रॉन का जो दबाव ज़्यादा होने के कारण उस पे से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जो वस्तु जिस पे हमें चार्ज की पता करना है वो अगर अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाएंगे और वो उस पर बहने के बाद में वो वस्तु में भी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन की वो हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो उसमें क्या हो जाता है, या तो वो उदासीन हो जाएगी वस्तु, या तो वो क्या हो जाएगी, उदासीन होगी, उदासीन होने पर ऐसा हो जाएगा, या फिर वो क्या काम करेगी, उसमें एक गुण आ जाएगा, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी उसमें आकर्षण का गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यानी कि जो वस्तु हमारी अनावेशित थी या उदासीन थी वो आवेश को अपनी ओर खींचेगी, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी और वो क्या करेगी, आकर्षण का गुण उत्पन्न कर लेती है। तो इसका मतलब है कि वस्तु हम पता नहीं कर सकते कि वो आवेशित थी या नहीं थी। और अगर हम इसको ये सच में ही पता करना है
तो हम ये देखेंगे कि एक वस्तु हमारे पास जिसके बारे में पता करना है कि आवेशित है या नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, उसके पास में एक दूसरा आवेश ले जाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरा आवेश ले जाएंगे। यदि वो वस्तु उस दूसरे आवेशित वस्तु को प्रतिकर्षित कर दे, तो प्रतिकर्षित तो बेटा प्रतिकर्षण में कभी आदान प्रदान नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान नहीं होता। उससे वो क्या होगा, सीधा का सीधा प्रतिकर्षित कर देगा। अब प्रतिकर्षित जब ही करेगा, जो हम वस्तु अगर ले गए उसके पास में, उस पर उस वस्तु की तुलना में विपरीत प्रकृति समान प्रकृति का आवेश होगा। कैसा होगा, समान प्रकृति का आवेश होगा, तभी वो वस्तु क्या करेगी, प्रतिकर्षित। जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु पर हमारा धनावेश है, और दूसरे ही हम धनावेशित वस्तु ले जाएं अगर उसके पास, तो वो धनावेशित वस्तु अगर वो है तो उस धनावेशित को क्या कर देगी, प्रतिकर्षित कर देगी। तो हम पता कर पाएंगे कि जो वस्तु हमें पता करनी थी उस पर कैसा आवेश है, धनावेश है। यदि हम उस पर बेटा ऋण आवेशित वस्तु ले जाएं उसके पास, और अगर वो वस्तु ऋण आवेशित है तो वो क्या करेगी, फिर प्रतिकर्षित कर देगी, तो भी हम पता कर पाएंगे कि वो वस्तु हमारी कैसी थी, ऋण आवेशित थी। ठीक है, यहाँ से हम लोग कहने का मतलब ये है कि आवेश की वास्तविक जांच अगर करना चाहें, वास्तव में जांच करना चाहें कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है, तो ये हम तभी जांच कर सकते हैं कि उसमें प्रतिकर्षण हो रहा हो। क्या हो, प्रतिकर्षित हो रहा है। कोई दूसरी वस्तु हम उसके पास ले जाएं तो उसको क्या कर दे, प्रतिकर्षित कर दे, तभी हम लोग इस चीज़ का पता कर सकते हैं बेटा कि हाँ वो वास्तव में वो कैसी है वस्तु हमारी, यानी कि आवेशित है। यदि दी गई वस्तु के निकट आवेशित वस्तु लाने पर उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करे तो दी गई वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेश की वास्तविक जांच वैद्युत प्रतिकर्षण है, यानी वैद्युत प्रतिकर्षण के द्वारा ही हम लोग जांच कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा क्या है हमारा, कि आवेश उत्पत्ति का बेटा अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें हेडिंग है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या है, हम देखेंगे बेटा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे बेटा। क्या है कि जो प्रत्येक पदार्थ जो होता है, हम कोई भी पदार्थ मान लें, जैसे मेज है, कुर्सी है, या कुछ भी, कोई भी एनीथिंग, कोई भी पदार्थ, जो भी पदार्थ है वो सब के सब सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आपके क्लास के अंदर चौक है, डस्टर है, ये सब क्या है, एक पदार्थ है। ये पदार्थ, अब चौक के टुकड़े को लो और आप उसको देखोगे, जब आपकी चौक को बोर्ड पे लिखा जाता है उससे, तो उसके छोटे छोटे कण नीचे गिर रहे होते हैं, नीचे गिर रहे होते हैं। वो सब क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। इन सब सूक्ष्म कणों से मिलकर कोई भी पदार्थ बनता है। ठीक है बेटा, ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, इन सूक्ष्म कणों को हम लोग बेटा परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको सबको, सूक्ष्म कणों को हम लोग बेटा परमाणु बोलते हैं। और परमाणु को इंग्लिश में हम लोग एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब ये जो परमाणु होता है बेटा, इस परमाणु के मध्य में, यानी कि इस परमाणु के मध्य में एक स्थान होता है जहाँ पर, यानी बिल्कुल मिड में एक स्थान होता है जहाँ पर जो परमाणु होता है उसका पूरा का पूरा धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान वहीं केंद्रित रहता है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नाभिक। बेटा क्या बोलते हैं बेटा, नाभिक। यानी परमाणु जो होता है, परमाणु का एक अंदर सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। और इस नाभिक में ही किसी भी परमाणु का धनावेश तथा उसका द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है, यानी कि उसी में रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी परमाणु है, उसके द्रव्यमान तथा आवेश के लिए, धनावेश के लिए जिम्मेदार है, तो उसका नाभिक जिम्मेदार होता है। उसका मिड पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है बेटा, ये कोई हमारे पास एक परमाणु है। अब इस परमाणु के मिड में ये कहीं एक नाभिक होता है। ये क्या होता है, एक नाभिक होता है। और इस नाभिक में क्या होता है, यहीं पर आपका एक प्लस का चार्ज होता है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, प्लस का चार्ज रहता है यहीं पर। और यहीं पर आपका बेटा क्या रहता है, यहाँ पर ये आपका प्लस का चार्ज, और यहीं पर भी आपका क्या रहता है, द्रव्यमान होता है। और ये द्रव्यमान
इसके नाभिक की और इसके चारों ओर, यानी कि इसकी इस टाइप से विभिन्न कक्षाओं में ये कक्षाएं होती हैं, इसमें विभिन्न कक्षाओं में ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। इस नाभिक के चारों ओर इन कक्षाओं में कौन काटता रहता है चक्कर? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो चक्कर काटते रहते हैं। इसको बारे में हम लोग बात करें तो एक चीज़ और भी देखेंगे आप लोग, क्या होता है कि जो नाभिक होता है बेटा, उस नाभिक में दो चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ होता है? एक तो होता है बेटा प्रोटॉन, एक होते हैं आपके प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा बेटा धनावेशित होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। तथा दूसरे होते हैं आपके न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना आपको। यानी एक परमाणु होता है, उस परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है और उस नाभिक में दो चीजें होती, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता था, न्यूट्रॉन जो होता है आपका उदासीन होता है। अब जो नाभिक होता है उस नाभिक के चारों ओर बेटा इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। विभिन्न कक्षाओं में, अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। नाभिक में एक चीज और होती है बेटा कि उस परमाणु के अंदर जो नाभिक है, उस नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर, उस नाभिक के चारों ओर चक्कर काटे। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर काटेंगे उतने ही प्रोटॉन उस नाभिक में हो। यानी प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी परमाणु में बराबर होती है, जिस कारण वो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है बेटा। वो क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? वो उदासीन होता है। एक चीज और होती है, क्या होता है? जो हमारा बेटा क्या हुआ कि जो हमारा ये सॉरी 1 सेकेंड यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्या हुआ, हमारे पास एक ये परमाणु है बेटा, ठीक है, ये क्या है? परमाणु है। और इस परमाणु का एक ये नाभिक है, सेंटर पॉइंट, यानी कि हम मानते हैं इसका कोई भी एक, ये हमने नाभिक मान लिया, इसका मिड पॉइंट, इसका हमने देखा ये नाभिक हो गया। अब इस नाभिक के चारों ओर मान लो ये वाली कक्षा है एक, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। दूसरी कक्षा एक और है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तीसरी कक्षा एक और है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इस टाइप से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो नाभिक है हमारा बेटा, वो आपका कैसा है? प्लस का चार्ज है। इस पर कैसा चार्ज है बेटा? प्लस का चार्ज है। अब इस पे जब प्लस का चार्ज है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर ये चक्कर काट रहे हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, ये अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा बेटा कैसा? ऋण चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज, और जो आपका प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। अब जो प्रोटॉन होता है वो केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों ओर, यानी कि केंद्र के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में क्या होते हैं? ये चक्कर काट रहे होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात यहाँ से ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में होंगे वो इसके साथ में जितना बल के साथ, यानी कि जितने बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे, जितनी ताकत के साथ जुड़े होंगे, इनकी तुलना में ये जो इसके निकटतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, ये निकटतम वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कई गुना ज़्यादा कस के बंधे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो नाभिक के पास वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक, यानी अधिक बल के साथ बंधे रहते हैं, अधिक बल के साथ बंधे रहते हैं, जबकि इसकी अंतिम या दूर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ कम बल के साथ जुड़े रहते हैं, कम बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, जो क्या होते हैं कि एक उस बस जो क्या होते हैं कि आसानी से उनमें कोई बाह्य ऊर्जा दे दें या उन्हें किसी से ठोक दें या किसी से रगड़ दें, तो उसके उपरांत जो बाह्यतम कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उससे निकल जाते हैं। क्या होता है बेटा? वो उस परमाणु से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब हम समझाने का हमारा ये आशय रहा कि जब कोई भी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है, तो जो पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से
हट करके, टूट करके, निकल करके दूसरे पदार्थ पे चले जाते हैं। दूसरे पदार्थ पे क्या होते हैं, चले जाते हैं। अब बेटा कहने का मतलब ये है कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गए उस पदार्थ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब वो इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पे चले गए, जिस पदार्थ पे जाते हैं उस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है बेटा, अधिकता हो जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि अब एक पदार्थ हमारे पास जो था जिस पे हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे और 12 ही प्रोटॉन थे, 12 ही इलेक्ट्रॉन थे और 12 ही प्रोटॉन थे। अब दूसरा वाला जो पदार्थ है उस पर भी हमारे पास में 12 ही इलेक्ट्रॉन थे और 12 ही प्रोटॉन थे। अब जो जिस पर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन थे उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वाले पदार्थ पर चले गए तो उस पर अब बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी, 12 रह जाएगी। लेकिन इस पे क्या हो गया कि अब इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 10 रहेगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 रहेगी, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 12 ही है। अब देखो प्रोटॉनों की संख्या उस पर ज़्यादा है, तो जिस भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या बेटा ज़्यादा है तो वो धनाभिषित कहलाएगा आपका। जिस पे प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है उस पे क्या, वो क्या कहलाएगा, धनाभिषित कहलाएगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो पदार्थ हमारा हो जाता है धनाभिषित। और जिस पदार्थ में पहुंच जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वो पदार्थ हमारा कहलाता है ऋणाभिषित। तो ये जो होता है, इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो ऋणावेश। तो यहीं से आवेश की उत्पत्ति होती है। क्या होता है बेटा, हमने क्या बताया, जब एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे पदार्थ पर पहुंचते हैं तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो पदार्थ आपका धनावेशित हो जाता था। जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई वो पदार्थ आपका बेटा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यानी जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वो ऋणावेशित, जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी वो धनावेशित। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत रहा आपका आवेश का। तो आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में बेटा हम लोग सीखे थे। अब एक चीज़ हम कहते हैं, यहाँ से ये देखो नोट देखते हैं शॉर्ट में क्या दिया है। किसी वस्तु के धनावेशित होने का तात्पर्य है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु अगर धनावेशित है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसका मतलब सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब वो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका मतलब क्या है, उसकी सामान्य अवस्था से उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है। जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कुछ इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो घर्षण वैद्युतिकी में एक वस्तु पर उत्पन्न धनावेश दूसरी वस्तु पर उत्पन्न ऋणावेश के परिमाण में ठीक बराबर होता है। यानी कि अब जब दो वस्तुएं अगर आप रगड़ेंगे, जब दोनों वस्तुएं रगड़ेंगे तो उन पर एक वस्तु पर ऋणावेश आएगा तो दूसरे पर धनावेश आएगा। तो अगर इनकी मात्रा देखेंगे तो परिमाण देखेंगे तो परिमाण तो बराबर ही रहेगा। आपका परिमाण जो होगा बराबर रहेगा। कि कहने का मतलब ये है, यदि एक पे 4 कूलाम, यदि एक पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाले पे 4 प्रोटॉन हो सकते हैं। तो आवेश क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है, पहुंच जाता है, लेकिन ये क्या है, कहीं से भी उत्पन्न नहीं होता है, कहीं से भी बनाया नहीं जाता, कौन से भी लाया नहीं जाता, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंच जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ तक समझ में आई होगी आप लोगों को। फिर इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो है हमारे आवेशन की विधियाँ, इनको हम विधियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए आप इनको करते रहिए, रिवाइज करिए, पूरा पढ़िए। पीडीएफ की बात है तो आप लोग पीडीएफ भी आपको लिंक पे दे देंगे हम नीचे। और जहाँ तक है हमारी कोशिश रहेगी तो हम इसी प्रकार पूरे सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से बड़े ही इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।